हिंद दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2022 और 14 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है वीर और मैं पढ़ाता हूँ जीएस और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं जीएस पढ़ाता हूं तो कहाँ पढ़ाता हूं? मैं जहां पढ़ाता हूं उस संस्थान का नाम है संकल्प ट्यूटोरियल्स और इसकी दो शाखाएं चलती हैं। एक चलती है जलालपुर में और एक चलती है पराऊगंज में, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है। यदि आप लोग आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप लोग आ सकते हैं अपनी सुनिश्चित सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जितनी बार भी वैकेंसी आई है उतनी बार हमारे यहाँ से 100+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। ऑफलाइन संस्थान है, फिर भी 100+ बच्चे हमेशा जितनी बार आता है उतनी बार सिलेक्शन लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2022 में जो टीटी का रिजल्ट आया था उसमें हमारे यहाँ से अभिनव यादव टॉप किए हैं, 132 नंबर लाए हैं। 132 नंबर, 150 में से 132 नंबर लाए हैं टीटी एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ से इस बार टीटी में कितने लोग पास हुए हैं 2022 में, तो 165 लोग पास हुए हैं और सीटीईटी में पास हुए हैं 139 लोग। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे संस्थान का नाम क्या है जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं? उसका नाम है संकल्प ट्यूटोरियल्स। इसकी एक शाखा कहाँ चलती है? जलालपुर, और एक शाखा चलती है पराऊगंज में। यदि आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कराने के इच्छुक हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्र, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों से पहले हमको मिल जाता है एक मोटिवेशनल कोटेशन जो हमको जुनून देती है, जो हमारे अंदर आग लगा देती है। चलिए मेरे प्यारे मित्र, जुनून के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस कोटेशन लाइन को पढ़ते, इस मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते हैं। क्या है भैया? लिखा है, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो तुम रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। मेरे प्यारे मित्रों, दौर लाने के लिए आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना है। तो आइए हम लोग भी चलते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही उत्तर है भैया मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी हैं कौन? इनके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो भैया, जो मुकुल रोहतगी हैं ये भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। भैया, महान्यायवादी को ही अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आगे है कि भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में मुकुल रोहतगी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। दूसरा कार्यकाल होगा, इसका मतलब कि इनका एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, इससे पहले यह महान्यायवादी पद पर रह चुके हैं। तो भैया, इनका पहला कार्यकाल कब था? इनका पहला कार्यकाल जून 2014 से जून 2017 तक था। भैया, कब तक था? 17 तक। अगर हम बात करेंगे कि भैया ये जो मुकुल रोहतगी हैं ये किसके स्थान पर आएंगे भैया, तो मुकुल रोहतगी के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। किसका भैया? के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही व्यक्तियों का चित्र छपा हुआ है। ये है भैया के वेणुगोपाल, जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, और ये हैं मुकुल रोहतगी जो कि के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात हुआ महान्यायवादी का, तो थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भैया, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। अगला पॉइंट मेरे भैया आपके सामने है, भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। कौन भैया? महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में और जानकारी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगला पॉइंट क्या है भैया? कि जो महान्यायवादी होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है भैया? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्न में से
किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भैया इसका सही उत्तर है 2023। 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, समझ लेते हैं आगे क्या कुछ लिखा है। आगे है कि भारत कब मेजबानी करेगा भैया? 9-10 सितंबर 2023 को। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। भारत 9-10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, कब तक भैया? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? G20 की। भैया किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? G20 की। आइए मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा जान लेते हैं G20 समिट के बारे में, यानी G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों पढ़िएगा, यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है। यानी कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और गवर्नर्स का एक संगठन है। कौन भैया? G20 शिखर सम्मेलन। ओके, यह लोग साल में कई बैठक करते हैं, यानी इनका कोई निश्चित नहीं है, जितनी बार इनको जरूरत होगी उतनी बार मिल करके ये लोग बैठक करके बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, बातों को सुलझा सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें कि G20 का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, तो G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना हुआ था सन 1999 में। G20 में भैया इसका नाम ही है G20, यानी कि इसमें कुल कितने देश हैं भैया? 20 देश हैं। कितने देश हैं? 20 देश हैं। और 20 देशों का नाम हमने आपके सामने रखा है उनके राष्ट्रीय ध्वज के साथ। जैसे पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये टोटल 20 देश है भैया, और ये टोटल 20 देश किसके सदस्य हैं? G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, और अगला प्रश्न है भैया, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा कट गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्त दिवस निम्न में से किस घटना की याद में मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्त दिवस निम्न में से किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, किस घटना की याद में मनाया जाता है? 9/11 आतंकी हमले के याद में मनाया जाता है। यह हमला क्या था भैया, इसके बारे में समझते हैं, जरा सा व्याख्या करते हैं। देखिए पीछे हमने लगाया है वर्ल्ड का मैप, जहां पर हमने दर्शाया है अमेरिका के बारे में। अमेरिका का कुछ जो USA है उसका कुछ भाग यहाँ पर है और कुछ भाग यहाँ पर है। यहाँ वाला जो भाग है इसको कहते हैं अलास्का, और ये पूरा USA का मुख्य भाग है भैया। और USA का जो मुख्य भाग में भी, इसमें भी न्यूयॉर्क के यहाँ पर है, यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर है, ठीक है। 11 सितंबर को हुआ क्या था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी भैया, ठीक है, जिसको हम लोग 9/11 हमले के रूप में जानते हैं, आतंकी हमले के रूप में जानते हैं। और इसी को याद करके देशभक्त दिवस मनाया जाता है ना, या फिर इसको शोक दिवस के रूप में भी वो लोग मनाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रति वर्ष 11 सितंबर को देशभक्त दिवस आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। यानी कि जो लोग मारे गए उनको देशभक्त के रूप में करार दिया जा रहा है, और उन्हीं की याद में क्या मनाया जा रहा है भैया? देशभक्त दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर भैया? USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला पॉइंट भैया इसी के बारे में कि आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था। किसको भैया? न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क देखिए भैया, यहीं पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं, यहीं पर क्या है? न्यूयॉर्क है। अगला पॉइंट भैया कि 11 सितंबर 2022 को इस घटना के 21 साल पूरे हो गए। अभी हाल ही में 11 सितंबर बीता भैया, तो 11 सितंबर 2022 को इस घटना के कितने साल हो गए? कितने साल हो गए भैया? 21 साल हो गए। कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। बात करते हैं, यहाँ पर बात किया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, यानी अमेरिका की बात किया है, तो अमेरिका की राजधानी की बात कर रहे थे। राजधानी क्या है भैया? वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। अमेरिका की भाषा क्या है? इंग्लिश है। अमेरिका की संसद का नाम क्या भैया? कांग्रेस है। ये भारत में जो कांग्रेस पार्टी वो नहीं, ये अमेरिका की संसद का नाम ही कांग्रेस है। ओके, अगर मैं बात करूं कि अमेरिका की अवस्थिति कहाँ है भैया, तो अमेरिका की अवस्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन भैया? जो बाइडेन है। कौन भैया? जो बाइडेन। यहाँ पर बिडेन लिख गया है, लेकिन जो बाइडेन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। इसका तो भैया उत्तर बताने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कौन बना सकता है भैया ऐसा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। देखिएगा जरा सा, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, जिनको हम अपनी भाषा में कक्का कहते हैं, तो भैया ये जो किम जोंग उन हैं, इन्होंने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। थोड़ा सा जान लेते भैया नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। इसकी जो मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान के नाम जानते हैं, इसकी मुद्रा का नाम है वान। भाषा क्या भैया? कोरियाई। और इसकी अवस्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप। क्या है अवस्थिति भैया? एशिया महाद्वीप। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा लाल वाला जो मार्क है छोटा सा, वो उत्तर कोरिया का क्षेत्र है जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एग्जाम बूस्टर डोज 1 की तरफ। और एग्जाम जो बूस्टर डोज 1 है, इसमें हमने बात किया है सार्क की, जो कि आपके पीईटी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है कि रहेगा। इसके पहले जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, पीटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी एक प्रश्न था, और इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी एक प्रश्न रहेगा। तो जान लेते हैं सार्क के बारे में। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हिंदी नाम होता है भैया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था भैया 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। स्थापना के समय इसमें कुल कितने देश थे? 7 देश थे भैया। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान इस संगठन का कौन सा सदस्य बनता है भैया? 8वां सदस्य बनता है। किस नंबर का सदस्य बनता है? 8वां सदस्य बनता है। भैया हम देख लेते हैं कि जो सार्क के 8 सदस्य हैं वो कौन कौन है भैया। देख लीजिए जरा सा, आपके स्क्रीन पर है सार्क के 8 सदस्य। पहला है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन भैया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश किस में शामिल है भैया? सार्क के सदस्य देश के रूप में शामिल है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन, कौन सा भैया? किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भैया इसका नाम रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है इसका नाम। मेरे प्यारे मित्रों, इसकी बात कर लेते, चर्चा कर लेते हैं। किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जो कि जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों? आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या है भैया? इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। जिले कितने अरुणाचल प्रदेश में? 25 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 21 जनवरी 1972 को। यानी कि पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य नहीं बनाया गया था। पहले अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 21 जनवरी 1972 को बनाया था। लेकिन बाद में 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको भैया? नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जो अरुणाचल प्रदेश है भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। किसके किसके साथ? असम और नागालैंड के साथ। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, असम और नागालैंड के साथ। जबकि अगर मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, यानी कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाती है, तो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है भैया। कौन कौन सा? म्यांमार, चीन और भूटान। मेरे प्यारे मित्रों, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट और है, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो भैया अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में 3 दर्रे आते हैं। एक आता है यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसार दर्रा। मेरे प्यारे मित्रों, इन तीनों ही दर्रों के बारे में न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो इन तीनों को ध्यान रख लीजिएगा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसार दर्रा। अगर मैं बात करूँ कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो ये जो लाल वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है भारत के मैप में, ये भैया अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भैया किसने जीता है? जीता है भैया कार्लोस अल्काराज ने। किसने भैया? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये कार्लोस अल्काराज हैं कौन भैया? जरा से इनके बारे में जान लेते, थोड़ा सा हम टेनिस के बारे में जानेंगे, जो जिसमें कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो मेरे प्यारे मित्रों,
11 सितंबर 2022 को कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। ये भैया कार्लोस अल्काराज रहने वाले कहाँ के हैं? कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के भैया? स्पेन के रहने वाले हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि कार्लोस जो है राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम चैंपियन। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। टेनिस को ही कहा जाता है ना, तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन और सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। कौन भैया? कार्लोस अल्काराज। जो कार्लोस अल्काराज है भैया, वो कहाँ के थे? स्पेन के, और जिनको हराया कैस्पियन रूड को, वो है नॉर्वे के। तो स्पेन और नॉर्वे का जिक्र हुआ है तो इसको भी देख लेते भैया। यहाँ देखिएगा जरा सा आप लोग, ये जो लाल वाला क्षेत्र दिख रहा है ये है स्पेन, और यहाँ पर जो हरा वाला क्षेत्र दिख रहा है यह है भैया नॉर्वे। दोनों के बारे में हमने जानकारी दे दिया है। जैसे कि स्पेन की राजधानी क्या भैया? मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। देखिए स्पेन और नॉर्वे दोनों ही यूरोपीय महादेश हैं, यूरोपीय महाद्वीप हैं, सॉरी यूरोपीय देश हैं। तो यूरोप में मुख्यतः लगभग सभी देशों की जो मुद्रा है यूरो ही होता है, कुछ का ही केवल चेंजेबल है ना, चेंज है। और स्पेन की भाषा क्या है भैया? स्पेनी। इसकी अवस्थिति कहाँ है? यूरोप महाद्वीप है। बात करते इसी प्रकार से नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, इसकी मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, और यहाँ की भाषा है नॉर्वेजियन, और इसकी अवस्थिति क्या है? यूरोप महाद्वीप। ओके मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां और शायद अंतिम प्रश्न भी है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न कहता है कि किस राज्य में नागा मिर्च महोत्सव, क्या भैया? नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है। भैया नागा की बात कर रहा है, नागा से भैया नागालैंड, नागा से नागालैंड, यानी कि नागालैंड में नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये किस लिए किया गया था भैया? ध्यान दीजिएगा। नागा मिर्च जो होता है कि सभी मिर्चों में बेहतरीन होता है, यानी कह लीजिए कि काफ़ी तीखी होती है, और यह राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, जिसकी वजह से इसको जीआई टैग भी दिया गया। क्या दिया गया भैया? जीआई टैग भी दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके बारे में अभी किसी दिन चर्चा कर देंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भैया इसके बारे में। नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन नागालैंड में सेईहामा गांव में किया गया। किस गांव भैया? नागालैंड के किस गांव में? सेईहामा गांव में किया गया। कभी कभी तो गांव भी पूछ लेता है, राज्य छोड़िए गांव भी पूछ लेता है ना, तो गांव को ध्यान रखिएगा। जो नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? सेईहामा गांव में किया गया था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की भाषा क्या है भैया? अंग्रेजी है। नागालैंड में जिले कितने हैं? 16 है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड कितने राज्य से सीमा बनाती है? 3 राज्यों से। कौन कौन सा भैया? असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। नागालैंड जो है कितने देश के साथ सीमा बनाती है भैया? कितने देश की सीमा बनाती है? तो एक देश के साथ सीमा बनाती है, उसका नाम है म्यांमार। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नाम गलत हो गया है, उसका नाम क्या है भैया? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार नाम है। यानी कि जो आपका नागालैंड है वह किस देश के साथ सीमा बनाती है? म्यांमार, और एक ही देश के साथ सीमा बनाती है। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हमने कल आपको एक प्रश्न दिया था, और प्रश्न यह था कि स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार आपको कौन सा अनुच्छेद देता है भैया? अगर आपको इस प्रकार से न समझ में आए तो जो स्वच्छ पर्यावरण आपको जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो अगर मैं बात करूं कि जीवन जीने का अधिकार आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आप बात कहेंगे कि अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के तहत भैया यह भी आएगा कि क्या कि स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार हमको कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम बूस्टर 2 की। जो एग्जाम बूस्टर 2 है मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हमने चर्चा किया फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 4-6 फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है भैया कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। इसके बारे में तो पूछा जाता है। अगला है कि 14 फरवरी क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन दिवस। भैया वैलेंटाइन दिवस को आप लोग क्यों भूल सकते हैं ना, दुनिया को भूल सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन दिवस को आप लोग नहीं भूल पाएंगे, हमको पता है। ठीक, चलिए अगला है 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आगे 21 फरवरी। 21 फरवरी क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन के जन्मदिन के दिन पर मनाया जाता है, उनके जन्मदिन को शुभ बनाने के लिए, जो सर सीवी रमन है इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके लिए है। आज का प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरे प्यारे मित्रों, यह प्रश्न आपके लिए है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस करते हैं मेरे प्यारे मित्रों।
शायद वीडियो लंबा खिंच गया है, 19 मिनट का हो गया है। आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना मत भूला करिए मेरे प्यारे मित्रों, है ना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इसी प्रकार से हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।